नमस्कार दोस्तों, प्रतिज्ञा भाग 6 में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक के भाग नहीं देखे हैं, वे कृपया उस वीडियो को देखकर पात्रों के बारे में जान लें। तो शुरू करते हैं भाग 6। पिछले भाग 5 में हमने देखा कि अब्दाली के लुटेरे अर्जुन के अपने तथा उसके आसपास के गांवों में हमला करके खूब लूटपाट मचाते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। अर्जुन के पिता रामचरित और उसकी बहन मारे जाते हैं। लुटेरे बहुत से लड़के लड़कियों को बंदी बनाकर उठाकर ले जाते हैं, जिनमें अर्जुन का भाई भीम और उसकी मंगेतर चांदनी भी शामिल होते हैं। अर्जुन और उसके वीर योद्धा साथी किशन, गुरपाल और राणा सिंह बंदियों को छुड़वाने को निकल पड़ते हैं। अब आगे किशन तथा उसके साथी सोहाग नदी के किनारे पेड़ों के झुंड के पास पहुंचे। नदी पार उन्हें तंबू गड़े दिखाई दिए। नदी पार करने के लिए उन्होंने नावों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें एक दूसरे से बांधकर अस्थायी पुल बनाया गया था। नदी पार कर उन्होंने उस पुल को नष्ट कर दिया था। बस दूसरे किनारे पर कुछ नावें बंधी हुई थीं। पुल क्यों तोड़ दिया, उन्होंने गुरपाल ने पूछा। ताकि कोई उनका पीछा न कर सके, किशन ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो उन्होंने पूरा पुल क्यों नहीं तोड़ा? मुझे कुछ बंधी नावें अब भी दिखाई दे रही हैं, गुरपाल ने फिर पूछा। किशन सोच ही रहा था कि राणा सिंह ने कहा, हो सकता है वे बहुत थक गए हों या उन्हें विश्वास हो कि कोई उनके पीछे आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने दुश्मनों की संख्या का अंदाजा लगाया। उनके द्वारा लगाए तंबुओं से लगता है कि वे 50 के करीब होंगे, अर्जुन ने कहा। सिर्फ 50, पर जब उनसे हमारा मुकाबला हुआ था बेला में तो उनकी संख्या ज्यादा थी, 100 के करीब, राणा सिंह ने कहा। हो सकता है बाकी उनका मुख्य दल आगे चला गया हो। जो पीछे हैं वे शायद घायल, थके हुए या वरिष्ठ हों, आराम करने या जश्न मनाने के लिए रुके हों, अर्जुन ने उत्तर दिया। अब उनके पास बंदी भी जो है। ना किशन वीर, ऐसा न कहो, मैं उन दुश्मनों के टुकड़े कर दूंगा अगर उन्होंने मेरे देश की इज्जत की ओर आंख भी उठाई तो, गुरपाल ने कहा। किशन ने उस नौजवान योद्धा के कंधे पर हाथ रखा जैसे कह रहा हो कि वह खुद भी ऐसा नहीं होने देगा। तुम बताओ अर्जुन नदी कैसे पार करें, किशन ने अर्जुन से पूछा। वह जानता था कि अर्जुन अच्छा तैराक है। 5 साल पहले दोनों गांवों के तैराकी मुकाबले में अर्जुन ने जीत हासिल की थी। किशन ने बताया कि गुरपाल और राणा सिंह तैरना नहीं जानते। यह तो मुश्किल हो गई, अर्जुन ने चिंता जताई। कोई और रास्ता है नदी पार करने का, राणा सिंह ने पूछा। एक रस्सी का पुल है, आधा कोस नीचे, अर्जुन ने उत्तर दिया। इतना मजबूत है कि उस पर घोड़े ले जा सकें, राणा सिंह ने पूछा। नहीं, पुल इतना मजबूत नहीं है, एक बार में सिर्फ एक ही पार जा सकता है, घोड़े के बिना, किशन बोला। फिर कोई फायदा नहीं, पहले हम इतनी दूर जाएं, घोड़े इस ओर छोड़े, पैदल आधा कोस चलें, देर हो जाएगी, गुरपाल ने कहा। ठीक कह रहे हो गुरपाल सिंह जी, अर्जुन ने सहमति दी। अर्जुन भाई, तुम तैरना जानते हो, हमारी अगुवाई करो, आमने सामने कर दो उन दुष्टों से, फिर बताते हैं उन्हें कि हम कौन हैं। ठीक है, पर हमें ध्यान से सब कुछ करना होगा। 50 दुश्मनों के सामने हम केवल 4 हैं, हथियार भी कम हैं, तथा हमारे लोग उनकी कैद में हैं। हमें योजना बनानी होगी ताकि हमारा कम से कम और दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, अर्जुन ने कहा। फिर वह नावों से बने पुल की ओर देखा। पुल दुश्मन की ओर से नदी के 1/3 हिस्से तक था। कई नावों पर लकड़ी के तख्ते भी रखे थे, घोड़ों को पार ले जाने के लिए। पार पहुंचने के बाद दुश्मन ने पुल का 2/3 हिस्सा नष्ट कर दिया था। अर्जुन ने कुछ सोचा और अपनी योजना साथियों को बताई। सभी ने सहमति जताई। एक मजबूत रस्सी की जरूरत होगी, है किसी के पास, अर्जुन ने पूछा। हाँ है, किशन ने उत्तर दिया। किशन अपने घोड़े के साथ बंधे थैले में एक रस्सी भी रखता था। योजना अनुसार अर्जुन को कमर पर रस्सी का एक सिरा बांधकर नदी का 2/3 हिस्सा पार करना था। नाव तक पहुंचकर पहली नाव के साथ रस्सी बांधनी थी। गुरपाल और राणा सिंह रस्सी के सहारे उस नाव तक पहुंचेंगे और अंत में किशन नदी पार करेगा। अर्जुन रस्सी का एक सिरा अपने कमर से बांधकर निकल पड़ा। दूसरा सिरा गुरपाल ने मजबूती से पकड़ा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। दुश्मन को उनकी गतिविधि का पता न चले, यह जरूरी था। नाव पर पहुंचकर अर्जुन ने रस्सी का सिरा बांध दिया और तंबुओं की ओर देखा। तंबुओं की संख्या 8 थी। हर एक के बाहर 2 हथियारबंद सिपाही खड़े थे। 7 तंबू एक ही आकार के थे, 8वां आकार में बड़ा था। अर्जुन को यकीन हो गया कि बंदी उसी 8वें तंबू में है। वह लौट आया और योजना बताई। फिर तय हुआ कि अर्जुन, जिसे हथियार चलाना नहीं आता, बंदियों को छुड़ाएगा और बाकी योद्धा दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। चारों तैयार थे। हर बार की तरह उन्होंने भगवान को याद किया। देह शिवा बर मोहे इह हैं, शुभ कर्मंते कभोर न डरो। न डरो
लरो अरिसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। अर्जुन उन्हें देख रहा था। क्या यह रस्सी मेरा वजन उठा पाएगी? गुरपाल ने हंसते हुए पूछा। तुम्हें सारा वजन इस पर नहीं देना, बल्कि इसके सहारे आगे बढ़ना है, किशन ने समझाया। वे चारों नदी में प्रवेश कर गए। रस्सी के सहारे तैरने से हलचल कम हो रही थी। राणा और गुरपाल अर्जुन के पीछे पहली नाव तक पहुंच गए। आगे रस्सी नहीं थी, बाकी रास्ता नावों के सहारे ही तय करना था। उन्होंने पानी के बहाव के साथ कश्तियों की निचली ओर से आगे जाने का निर्णय लिया। इस ओर से जल शांत था तथा वे सिपाहियों की नजरों से भी बच सकते थे। जब वे तीसरी नाव तक पहुंचे तो उन्हें हल्के संगीत की धुन सुनाई दी। जिस तंबू से वह धुन आ रही थी, राणा ने अंदाजा लगाया कि वह सेनापति का है। थोड़ा और आगे बढ़कर उन्हें एक नाचती हुई औरत की रूपरेखा दिखाई दी। एक नाव और पार करके वे तंबू के अंदर देख सकते थे। नाचने वाली के मुंह पर पर्दा था तथा सेनापति और उसके साथ बैठे 4 अन्य लोग आनंदित हो रहे थे। बाहर खड़े पहरेदारों का भी ध्यान अंदर की ओर था। अगले तंबू से एक सिपाही बाहर आया। उसके एक हाथ में पीतल की सुराही तथा दूसरे हाथ में कुछ जाम थे। वह सबको शराब देने लगा। यह हमारा काम और आसान कर देगी, किशन ने कहा। थोड़ा और इंतजार करते हैं, इन सबको शराब से होश खोने दो। नहीं वीर, हमें जल्द से जल्द हमला कर देना चाहिए, गुरपाल ने कहा। उसे डर था कि वह जालिम नशे में कोई घिनौनी हरकत न कर दे। नहीं गुरपाल, हमें उचित मौके का इंतजार करना चाहिए, किशन ने कहा। उचित मौका जल्द ही आ गया। सबके सब सिपाही झूमने शुरू हो गए। उनमें से 3 तो लेट ही गए, कुछ और एक दूसरे को पकड़कर अब भी खड़े थे। उनमें से कोई भी बंदियों के तंबू के आगे पहरे पर नहीं खड़ा था। अब हमला करते हैं, राणा सिंह ने अर्जुन को कहा। किशन ने भी हाँ में इशारा किया। अर्जुन निकल पड़ा। नदी से निकलकर वह अपने पंजों पर चलते हुए बंदियों के तंबू में प्रवेश कर गया। तंबू के अंदर 16 आंखों के जोड़े उसकी ओर घूम गए। अर्जुन ने उनमें से 2 बंदियों को तुरंत पहचान लिया, उसका भाई भीम और मंगेतर चांदनी। उनके साथ ही गांव के कुछ और लड़के लड़कियां भी थे। अर्जुन ने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का इशारा किया। बदकिस्मत बंदियों के मन में आजाद होने की इच्छा जागी। वे तो अपने परिवार को दोबारा मिलने की आशा ही छोड़ चुके थे। उन्होंने सिपाहियों से सुना था कि बंदियों को दूर देश में गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। 5 बांस के खंभे गड़े थे। हर एक खंभे के साथ 3 लोग बंधे थे। सबसे दूर वाले खंभे के साथ 4 लोग बंधे थे। सबसे आगे एक 14-15 साल का लड़का बंधा था। अर्जुन ने सोचा कि उस लड़के को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा है ताकि उसे मजदूर के तौर पर बेचा जा सके। अर्जुन उसे पहचानता नहीं था, पर उस बेला के रहने वाले लड़के ने अर्जुन को अपने गांव में कई बार देखा था। अर्जुन ने उस लड़के को रिहा कर दिया तथा इशारा किया कि वह औरों को भी खोल दे। इस दौरान किशन तथा उसके साथी बाकी तंबुओं पर नजर रखे हुए थे। साथ के तंबू के एक सिपाही ने अपना भाला तंबू के सहारे टिकाया। उसकी बंदूक अब भी उसके कंधे पर थी। वह अपने साथियों से थोड़ा दूर हुआ तथा तंबू की पिछली ओर चला गया। गुरपाल इसी मौके की तलाश में था। वह आगे बढ़ा, उस सिपाही के मुंह पर हाथ रखा तथा गर्दन पर छुरा चला दिया। गिरते हुए सिपाही को उसने आराम से लिटा दिया। राणा सिंह ने आगे बढ़कर उसकी बंदूक तथा गुरपाल ने उसका खंजर कब्जे में कर लिया। किशन की आंख लगातार साथ के तंबू पर थी। वहां के पहरेदार बैठ गए थे। उनके जाम खाली हो चुके थे। एक सिपाही ने सुराही से शराब उड़ेलने की कोशिश की पर वह खाली थी। उसने दूसरे को इशारा किया कि और शराब लाए। दूसरा सिपाही जाने के लिए उठा। जैसे ही वह आंखों से उछल हुआ, किशन ने पहले का काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने दोनों तंबुओं के सिपाहियों को पार कर लिया था। गुरपाल तंबू के अंदर के सिपाहियों से 2-2 हाथ करने को उतावला हो रहा था, पर राणा सिंह ने उसे रोका। इस समय हमारा लक्ष्य बंदियों को छुड़ाना है, दुश्मनों से मुकाबला तो बाद में भी हो सकता है, उन्होंने कहा। गुरपाल ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। सबके सब बंदी खोल दिए गए थे। अर्जुन ने चांदनी को सबसे आखिर में खोला। दोनों की नजरें मिली। दोनों मुस्कुराए। राणा सिंह तंबू में दाखिल हुआ। रास्ता साफ है, उसने अर्जुन से कहा। फिर बंदियों से पूछा कि उनमें से कोई तलवार चलाना जानता है। मैं जानता हूं, सबसे आगे वाले नौजवान लड़के ने कहा। हालांकि उसने केवल दूसरों को तलवार चलाते देखा था, खुद कभी नहीं चलाई थी, फिर भी वह ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता था। राणा सिंह ने उसे तलवार दी, प्यार से देखा तथा पीठ थपथ पाई। अर्जुन और राणा सिंह ने बाहर की ओर झांका। किशन और गुरपाल तैयार थे। चलो शुरू करें, राणा सिंह ने अर्जुन से कहा।
बंदियों को 3 टोलियों में बांट दिया गया। प्रत्येक टोली को अलग अलग नाव का उपयोग करना था। पहले समूह को बाहर लाया गया, उन्हें नाव में बैठाया गया। वे चलने के लिए तैयार थे। अर्जुन दूसरे समूह को नाव में बैठा रहा था, तभी एक बंदी लड़की का पैर फिसल गया, वह पानी में गिर गई। उसे संभाल तो लिया गया, पर हुई आवाज के कारण सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। किशन, गुरपाल तथा राणा सिंह दुश्मनों से टकराने को तैयार हो गए। तुम अपना काम जारी रखो, किशन ने अर्जुन से कहा। लड़ाई शुरू हो गई। राणा सिंह अर्जुन की ढाल बन गया। पहली के पीछे दूसरी नाव भी चल पड़ी। अर्जुन ने तीसरे टोले को नाव में बैठाया। उनमें भीम और चांदनी भी थे। तुम इन्हें लेकर चलो, अर्जुन ने उस लड़के से कहा तथा उसके हाथ में चप्पू थमा दिया। तभी एक उड़ता खंजर उस लड़के के हाथ पर लगा, वह दर्द से कराह उठा। चप्पू उसके हाथ से नदी में जा गिरा। गुरपाल चप्पू के लिए नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। राणा सिंह ने गुरपाल को रोका। उसने एक दूसरी कश्ती में पड़ा चप्पू देखा था, जो उसने उठाया तथा भीम की ओर उछाल दिया। तीसरी नाव निकल पड़ी। अब तक पहली नाव नदी के दूसरे ओर पहुंच गई थी। तुम लोग भी निकल जाओ, किशन ने अर्जुन तथा उस लड़के से कहा। नहीं, हम एक साथ ही निकलेंगे, अर्जुन ने उत्तर दिया। चारों योद्धा तथा वह लड़का लगातार दुश्मनों से लड़ रहे थे और साथ साथ नदी की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने एक और नाव खोली और वे एक एक करके उसमें बैठने लगे। तभी एक गोली राणा सिंह की छाती में लगी। किशन घूमा और वार करने वाले दुश्मन की ओर निशाना लगाकर एक खंजर मार दिया। निशाना ठीक लगा। तभी एक तीर से गुरपाल को निशाना बनाया गया। अर्जुन ने हवा में ही तीर के 2 टुकड़े कर दिए। उस नौजवान लड़के पर भी वार हुआ, वह बेजान होकर गिर पड़ा। दुश्मन ने जवाबी हमला कर दिया था। गुरपाल पूरे जोश के साथ लड़ रहा था। उसके साथी राणा सिंह तथा वह बहादुर लड़का मारे गए। निकलो अब, किशन ने गुरपाल से कहा। नहीं वीर, गुरपाल ने मना कर दिया। किशन उसे बार बार चलने को कहता रहा। तीनों नाव पर बैठे। इशारा पाते ही अर्जुन ने बची हुई नावों का रस्सी काट दिया, ताकि वे बह जाएं और दुश्मन उनका पीछा न कर पाए। दूसरी के बाद अब तीसरी नाव भी पार पहुंच गई थी। दुश्मन ने उनका पहले पैदल फिर घोड़ों पर पीछा करने की कोशिश की, पर नदी के बहाव के आगे वे ऐसा न कर पाए। चारों नावें दूसरे छोर पर थीं। उस दिन का 2.5 फुट समाप्त हुआ। उन्होंने बंदियों को छुड़ा लिया था। एक योद्धा तथा उस बहादुर नौजवान ने शहादत का जाम पी लिया था। पर अभी आधा ही काम हुआ था। उन्होंने बंदियों को छुड़ा तो लिया था, पर अब उनके आगे उन सबको अपने अपने घर पहुंचाना था। कुल 15 बंदियों को रिहा करवाया गया था। उनमें से 7 माजरी के, 4 बेला के तथा बाकी सभी खेड़ी के थे। इस अभियान के दौरान एक बंदी नौजवान मारा गया था। उसका छोटा भाई, जिसे खुद भी बंदी बनाया गया था, रो रहा था। मत रो बच्चे, गुरपाल ने उससे कहा, तुम्हें तो अपने भाई पर गर्व होना चाहिए। उसने अपना बलिदान देकर अपने कई हमवतन साथियों को छुड़ाया है। किशन ने वे हथियार दोबारा देखे जो उन्होंने दुश्मनों से हासिल किए थे, 3 तलवारें तथा 4 खंजर। किशन ने एक तलवार उनके साथ पीने वाले एक और लड़के को दे दी। उस नौजवान ने सिर झुकाया, तलवार ली, उसे चूमा और कहा, धन्यवाद वीर जी, चाहे मैं लड़ाका जाति से नहीं हूँ, पर आपसे यह तलवार पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। इसे तलवार न रहने देना, कृपाण बनाना, अर्जुन ने उससे कहा। तय हुआ कि खेड़ी के छुड़ाए गए बंदियों को अर्जुन और किशन उनके घरों तक पहुंचाकर बेला की ओर निकलेंगे। गुरपाल तथा वह नौजवान लड़का माजरी की ओर चल दिए, वहां के बंदियों को लेकर। किशन और अर्जुन भी अपना काम निपटाकर जल्दी ही चल पड़े। टोली की अगुवाई किशन कर रहा था, जबकि अर्जुन सबसे पीछे चल रहा था। चांदनी उसके साथ थी। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कहने सुनने का काम उनकी आंखें कर रही थीं। हल्का हल्का उजाला होने लगा। चलते चलते वे बेला की सरहद पर पहुंच गए। लुटेरों ने मौत का जो नंगा नाच खेला था, वह दिखाई देने लगा। छुड़ाए गए बंदी अपने घर वालों और जान पहचान वालों को पहचान कर चीखने लगे। चांदनी को भी उसकी गली के दुकानदार की लाश दिखाई दी। उसकी लड़की, जो चांदनी की ही उम्र की थी, पास ही मरी पड़ी थी। चांदनी की तरह उसे गुलाम नहीं बनाया गया था, बल्कि मार दिया गया था। वह लंगड़ी होकर चलती थी, इसलिए लुटेरों को विदेशी मंडियों में उसकी ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद नहीं थी। अपनी गली में चांदनी को उनके पड़ोसी सतपाल और उसके बेटे की भी लाश दिखाई दी। सतपाल की बूढ़ी माँ उनसे लिपटकर रो रही थी। किशन परसू के घर में दाखिल हुआ। परसू अभी भी वहीं बैठा था, जहां उसे छोड़कर गए थे। उसके सामने श्याम सिंह का शरीर पड़ा था। हवा ने एक ओर की चादर हटा दी थी। किशन ने कपड़ा फिर से डाला और बाहर आ गया।
चांदनी दौड़कर अपने पिता के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। परसू ने पहले उसकी ओर फिर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन आगे आया और बताया कि कैसे उन्होंने बंदियों को छुड़ाया। परसू ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पुत्री को अजनबी नजरों से देखा। चांदनी को अपने पिता का यह व्यवहार समझ नहीं आया और वह एक ओर चली गई। तभी एक छुड़ाई गई बच्ची रोती हुई अंदर आई। उन्होंने सबको मार दिया, मेरे माँ बाप भाई सबको, अब मैं कहाँ जाऊं? वह लगातार रो रही थी। अर्जुन ने परसू से कहा कि वह चांदनी का ध्यान रखे, जबकि वह उस बच्ची के किसी जीवित रिश्तेदार को ढूंढने जाता है। कैसा ध्यान? परसू बोला, क्या जरूरत रह गई है अब ध्यान रखने की? तभी उस बच्ची की मौसी आ गई और उसे साथ ले गई। चांदनी स्तब्ध रह गई। उसने अपने पिता की ओर देखा, क्या उसने कुछ गलत सुन लिया था? क्या कह रहे हो चाचा? अवाक अर्जुन ने पूछा। जो लड़की अगवा हो गई हो, रात बाहर काट आई हो, पता नहीं कहा किसके साथ? परसू ने कहा। यह क्या कह रहे हो पिताजी? चांदनी बोली। किशन वापस आ गया था। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े सब सुन लिया था। बस परसू, बस। एक शब्द और नहीं, किशन गरजा। शांत स्वभाव के किशन को अर्जुन ने पहली बार इस रूप में देखा था। उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, परसू ने कहा। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, चांदनी चिल्लाई और बाहर कुएं की ओर भागी। अर्जुन उसके पीछे दौड़ा और उसे वापस ले आया। आत्महत्या कायरता है, पाप है, ऐसा कभी मत सोचना, बहादुर बनो, किशन ने कहा। क्या करूंगी अब जिंदा रहकर? चांदनी बोली, अब मेरा कोई नहीं बचा इस दुनिया में। ऐसा मत कह, किशन बोला, तूने मुझे भाई कहा है, तो फिर तू अकेली कैसे हुई? किशन परसू की ओर मुड़ा। मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। इसे परेशान करने की हिम्मत मत करना। यह मत समझना कि यह तुम्हारी बेटी है और तुम कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, यह मेरी बहन है। मुझे पता है कि तुम लोग अपनी बहु बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, पर मेरी बहन के साथ ऐसा किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चांदनी ने किशन की ओर देखा, फिर आसमान की ओर देखा। एक नया सूर्योदय हो चुका था, जिसने उसे एक भाई दिया था, केवल नाम से नहीं, बल्कि धर्म और कर्म से भी। किशन और अर्जुन ने चांदनी से विदा ली। कहा कि वे अगले दिन लौटेंगे। अभी और लोगों को उनके घर पहुंचाना था। बाहर आकर किशन ने अर्जुन से पूछा, क्या परसू पहले भी ऐसी बातें करता था? ऐसा तो था वो, पर आज जो घिनौनी बात उसने कही, उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, अर्जुन ने कहा। किशन बोला, मैं तुम्हारे और चांदनी के बारे में जानता हूँ। मैंने उसे बहन कहा है, उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढना भी मेरा कर्तव्य है। और मेरे विचार से तुम्हारा घर भी बुरा नहीं है। दोपहर तक सभी बंदियों को उनके घर पहुंचा दिया गया। एक दो बार किशन को अपना स्वर ऊंचा भी करना पड़ा। गुरपाल भी अपना काम पूरा कर वापस आ गया। उन्होंने लाशों का अंतिम संस्कार किया और खेड़ी की ओर निकल पड़े। मैं तुम्हारे घर भी गया था, गुरपाल ने अर्जुन से कहा। माँ से मिले? अर्जुन ने पूछा। हाँ, उनका पहला प्रश्न था, मेरा बेटा कैसे लड़ा? क्या उसने मेरे दूध की लाज रखी? क्या धरती माँ का मान बढ़ाया? दुश्मन को पीठ तो नहीं दिखाई? तो तुम्हारा जवाब क्या था? किशन ने पूछा। मैंने कहा, अर्जुन बहुत बहादुरी से लड़ा। वह अकेला कई दुश्मनों पर भारी पड़ा। यह सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वे खेड़ी पहुंचे। जीवित बचे लोगों को हौसला दिया और मृतकों का अंतिम संस्कार किया। बहुत कम लोग मौजूद थे, जो थे उनके आंसू तक सूख चुके थे। काम निपटाकर वे अर्जुन के घर पहुंचे। लक्ष्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी, अपने बेटे और उसके साथियों का इंतजार कर रही थी। उसने अर्जुन का माथा चूमा और सबको आशीर्वाद दिया। 4 में से 3 ही लौटे थे। लक्ष्मी ने चौथे के बारे में पूछा। किशन ने बताया कि कैसे बहादुरी से लड़ते हुए राणा सिंह शहीद हो गए। लक्ष्मी ने आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की। हम ठीक हैं, बस गुरपाल के हाथ में चोट है, पट्टी कर दी है, किशन ने कहा। जल्द ही गांव वाले इकट्ठा हो गए। किशन ने कहा, यह समय एकजुट रहने का है। अपनी शराफत को अपनी कमजोरी मत बनने दो। आपसी भेदभाव मिटाओ। अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद तैयार रहो। हमले में गांव का मुखिया भी मारा गया था। निर्णय लिया गया कि अगले दिन गांव की चौपाल में सभी इकट्ठा होकर नया सरपंच चुनेंगे। तो यह था प्रतिज्ञा भाग 6। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको अर्जुन और उसके परिवार की कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। हम फिर मिलेंगे भाग 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।
अपना ध्यान रखें।